पीसीओ और डायबिटीज़ का आपस में चोली दामन का साथ है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि इनके अंडरलाइन जो प्रॉब्लम है वो एक ही है, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब पीसीओएस के पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो लेटर इन लाइफ इनके अंदर प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के साथ है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे लेडी एचएसएन हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है। आज इस टॉपिक में मुझे बात करनी है वो है पीसीओएस एंड डायबिटीज़, और इन दोनों का चोली दामन का साथ है। और मैं इसके लिए मरहम के फोरम की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी शरह इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इसके मुतल्लिक़ हम अपनी आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ तो डायबिटीज़ की शरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अराउंड 35 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं पाकिस्तान में, यानी 4 में से 1 बंदा जो होगा पाकिस्तान में डायबिटिक है और 11 में से 1 इंसान जो है पाकिस्तान के अंदर प्री डायबिटिक है। अगर हम इंटरनेशनली डाटा देखें तो पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में डायबिटीज़ की शरह में, जबकि इसके जो पहले ममालिक इंडिया और चाइना है उनमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग भी ज़्यादा है, और अगर इस लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान शायद सबसे पहले नंबर पे है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। हमें डायबिटीज़ को रोकना है क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसी तरह अगर मैं पीसीओएस की बात करूं तो इंटरनेशनल डाटा के मुताबिक पीसीओएस की शरह 15 से 20% है, जबकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये गलत ना होगा कि अबाउट 50% फीमेल्स जो हैं वो पीसीओएस का शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये मर्ज सिर्फ ओवरीज का मर्ज नहीं है, बल्कि इसमें जिस्म के दूसरे अज़ा भी जो हैं वो भी इससे में मुतासर हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डेफिनेशन यूरोपियन गाइडलाइंस ने दी है, इसको हम एशरे कहते हैं, और वो ये कहता है कि अगर 3 क्राइटेरियाज हैं इसकी डेफिनेशन में से और पेशेंट 2 क्राइटेरियाज भी पूरे कर रहा है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डेफिनेशन में आ जाता है। वो 3 क्राइटेरियाज क्या हैं? पहला, मेंसेस का इशू यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। दूसरा, हिर्सुटिज्म, एक्नी यानी मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती की वजह से जो इलामात आ जाती हैं। और तीसरा, अल्ट्रासाउंड के ऊपर पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तस्वीर आ जाना। अगर इन 3 क्राइटेरियाज में से 2 क्राइटेरियाज भी आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और यहाँ मैं एक बात को वाजे करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज शो कर रहा है तो पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होगा। पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो शायद 30 to 40% पॉपुलेशन में होती है, बट ये सिंड्रोम 15 से 20% ख़वातीन में होता है। इसकी इलामात क्या हैं? जैसे डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया, सबसे पहली इलामत जिसके साथ यूजुअली यंग बच्चियां भी आजकल मेरे पास आ रही हैं और ये बहुत अलार्मिंग है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, और पीरियड्स के इस तरह के प्रॉब्लम्स, या फिर स्पॉटिंग रहती है। दूसरे प्रॉब्लम मर्दाना हार्मोन की ज़्यादती यानी टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती की वजह से समझ नज़र आते हैं। चेहरे पे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे गैर ज़रूरी बालों का हो जाना, एक्नी हो जाना, ऑयली स्किन का हो जाना। और हम ख़वातीन चूँकि फ़ितरतन ही अपनी लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हमें अपनी खूबसूरती का भी पता ज़्यादा हमें कॉन्शियस होते हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। तीसरे नंबर पे प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी होना। सो दीज आर द यूजुअल सिम्टम्स जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसीओएस यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, इसके साथ लेटर लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आज जिस पे हमने बात करनी है, डायबिटीज़। दूसरा, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाना, और अनफॉर्चुनेटली यूट्रस के कैंसर यानी सरतान का भी इसके साथ ताल्लुक़ है। पीसीओएस और डायबिटीज़ का आपस में कैसे ताल्लुक़ है? पीसीओ और डायबिटीज़ का आपस में चोली दामन का साथ है, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि इनके अंडरलाइन जो प्रॉब्लम है वो एक ही है, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है?
इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि जब बॉडी के अंदर, मैं अपने पेशेंट्स को जैसे समझाती हूँ कि एक पेशेंट ऐसी है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें इंसुलिन की कम क्वांटिटी ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। जबकि पीसीओएस के अंदर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उसके अंदर इंसुलिन की तादाद हमें ज़्यादा चाहिए होती है उसी ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। और डायबिटीज़ के अंदर भी ऐसा ही होता है, उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो यही इन दोनों का अंडरलाइंग मैकेनिज्म होता है। और जब पीसीओएस के पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो लेटर इन लाइफ इनके अंदर प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक पीसीओएस के अंदर 35 to 40% पेशेंट्स जो होते हैं प्री डायबिटिक और 15 से 20% पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं। ख़वातीन जो कि पीसीओएस की होती हैं और उनमें प्रेगनेंसी हो जाती है तो डेफिनेटली उनके अंदर डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा यानी ओवल कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि लैक्टोजन, कॉर्टिसोल, जो कि और इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। तो इनके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ासकर जिनका वेट ज़्यादा है या जिनमें हमें पहले से पता है कि वो पीसीओएस की पेशेंट्स हैं, उनको ये बात समझाते हैं कि अपनी खुराक का ख्याल पहले दिन से रखें। कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, तली हुई चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और कैसे होती है, इसमें 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ जेनेटिक, सेकंड वन इज़ ओबेसिटी यानी कि वज़न का ज़्यादा होना, तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब जब ये 3 फैक्टर्स होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अज्जा पैदा हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में वर्म पैदा करते हैं और वो हर हिस्से को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनीज, लिवर। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो ग्लूकोज के या इंसुलिन के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं वो इंसुलिन को उस पर काम करने नहीं देते और इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। इनिशियली तो हमारी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करके इस चीज़ को कॉम्बैट करती जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो नहीं कर पाती तो डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पेशेंट में पीसीओएस होगा, जिन पेशेंट में वेट बहुत ज़्यादा होगा, इनमें हम सोच सकते हैं कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन का तरीका, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हैं वो हम कराते हैं। फिर हमारे पास एक होमा का फॉर्मूला होता है, उसके मुताबिक हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम डायबिटीज़ और पीसीओएस को बहुत अच्छे तरीके से एक ही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि इनकी ट्रीटमेंट का पहला असूल है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा असूल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तीसरा असूल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और चौथे पे जाके कोई दवाई आती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट हो गया है। हमारे बच्चे बाहर नहीं खेलते, गैजेट्स लेके घरों में बैठे रहते हैं। उनको बाहर भेजें, वो खेलें। बाहर जाके नहीं भी खेल सकते तो घर में भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनमें वो हिलें, वो एक्सरसाइज करें, कोई योगा करें, कुछ भी, स्विमिंग को करें, बैडमिंटन खोलें, रादर देन सिटिंग ऑन द काउच एंड वॉचिंग ऑन द गैजेट्स। दूसरी चीज़ है डाइट, घर की सादा ग़िज़ा, बाहर के जंक फूड, ये जो स्ट्रीट कॉर्नर्स पे हमारे फूड मिलते हैं इनको, और जो स्नैक्स हैं उनको हमें अपनी डाइट से ख़त्म करना चाहिए। ये है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। घर की सादा ग़िज़ा, अब से अगर हम 20-25 साल पहले जाएँ, घर में उसी दिन कुछ फ्रेश चीज़ आती थी, पकती थी, सब वही खाते थे। वी नीड टू गो बैक। ये चीज़ हमें पीसीओएस को भी कम करेगी और डायबिटीज़ को भी कम करेगी, और इन दोनों का इलाज भी यही है। देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि सेल्फ शुगर मॉनिटरिंग तो आजकल वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ के लिए भी इतनी, मैंने आपको बताया ना कि प्रेवलेंस बढ़ गई है हमारे मुल्क में, कि हम वैसे ही अपने पेशेंट्स को आजकल ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि 35 ईयर्स के जब आप हो जाएं तो उसके बाद ईयरली फास्टिंग ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन A1C अपना ईयरली बेसिस पे ज़रूर कराएं। चाहे डॉक्टर से आपने पूछा है या नहीं पूछा, इनको कराएं। और अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, आप में वज़न ज़्यादा है, तो फिर तो आप पहले से ही शुरू हो जाएं। तो अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल घर में मॉनिटर करना चाहते हैं, खुद से आप पीसीओएस के पेशेंट हैं और आप कॉन्शियस हैं, तो ज़रूर करें। उसमें आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कर सकते हैं, जो कि नॉन प्रेग्नेंट ख़वातीन या आदमी हजरात के अंदर 110 तक होना चाहिए mg पर डेसीलीटर। और रैंडम ब्लड शुगर लेवल कर सकते हैं, जो कि पूरे 2 घंटे बाद अपने अपने मेन मील के करना है, और उसकी वैल्यू जो होती है वह 140 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। आखिर में मैं जो टेक होम मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ वो ये है कि प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, चलना फिरना ज़्यादा कीजिए, बाहर का खाना, जंक फूड बंद कर दीजिए,
اور PCOS کو کم کرنے میں ہماری مدد کریں. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کی اسکریننگ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے اندر. ہم ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہیں, ہم ویسے ہی رسک پہ ہیں ڈائبٹیز کے. 35 سال اور اس کے بعد ایئرلی بیسس پہ اپنے فاسٹنگ گلوکوز لیولز اور ہیموگلوبن A1C ایٹ لیسٹ ایئرلی ضرور کروائیے. تھینک یو ویری مچ. ایکٹیو رہنے کے لیے میں اپنا بلڈ شوگر لیول باقاعدگی سے چیک کرتا ہوں اور خیال رکھتا ہوں اپنی ایکسرسائز, ڈائٹ اور میڈیکیشن کا, اور یہ سب مینیج کرتا ہوں مائی شوگر ایپ سے, جس سے مینیج کرتا ہوں میں اپنی شوگر ریڈنگز کا ڈاٹا, کیونکہ شوگر ان چیک زندگی ان چیک. ڈاؤن لوڈ مائی شوگر ایپ ناؤ.